कल जो हमने बनाया था वो चीज़ें तो सारी आपको याद ही हैं। एक तो मदरबोर्ड था हमारे पास, है ना। मदरबोर्ड के बैक साइड क्या होती थी, पोर्ट्स होती थी, जिन पोर्ट्स पे हम अपने पेरिफेरल डिवाइसेस जो थे वो हम अटैच करते थे, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, ठीक है। और एक यहाँ पे सॉकेट होती थी जहाँ पे क्या अटैच होता था, सॉकेट पे प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, है ना। प्रोसेसर कौन सी कंपनी के सबसे ज़्यादा चलते हैं, इंटेल कंपनी के। और ये क्या होते थे, ये वाली स्लॉट्स। इस स्लॉट्स में क्या लगा होता है, इन स्लॉट्स में रैम, क्या लगता है, रैम। एक यहाँ पे ब्लैक कलर की चिप होती है, वो कौन सी होती है, रोम। और एक बायो सेल बैटरी भी होती है इसके अंदर, है ना। और यहाँ पे कुछ पोर्ट्स होती हैं, कुछ स्लॉट्स होती हैं जिस पे अटैच होती है हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है। और अब इतना कुछ तो हमने देख लिया था। हमने कहा कि हार्ड डिस्क भी अटैच कर दी, हमने प्रोसेसर भी अटैच कर दिया, हमने पीछे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर सारे कुछ अटैच कर दिए, ये कुछ तो बना लिया। लेकिन अब इसको ऑन करने के लिए इसके पावर भी तो देनी पड़ेगी, है ना। तो बिजली पे चलता है कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसको पावर तो देनी पड़ेगी। तो हमारे कैबिनेट में एक अलग सा ऐसा बॉक्स होता है जिसके बाहर की तरफ, यानी कि बैक साइड, जैसे ये बैक साइड है ना हमारी, ऐसे मान लो जैसे ये पोर्ट्स बैक साइड है, इसी तरीके यहाँ पे एक फैन होता है और यहाँ पे एक प्लग होता है जिसमें वायर आपकी पावर वाली अटैच होती है, ठीक है। और इधर हमारा प्लग में लगी होती है। अब इससे कई सारे गुच्छे निकलते हैं वायर्स के, कई सारे गुच्छे जो इस मदरबोर्ड के ऊपर लगते हैं। ऐसे कुछ दो आते हैं वो सीपीयू के, इससे कोई एक केबल आती है वो हार्ड डिस्क में चली जाती है। एक हमारा सीडी ड्राइव अगर है लगा हुआ, सीडी डालने के लिए सीपीयू, तो एक वायर उसके अंदर चली जाती है। यानी कि ये जो डिवाइस है ये क्या कर रहा है, इसके पार्ट्स को अपने कैबिनेट के अंदर जो कंप्यूटर के पार्ट हैं, वो कंपोनेंट है ना, चाहे वो मदरबोर्ड है, वो हार्ड डिस्क है या कोई भी है, उनको पावर देने के काम में आता है ना। उनको क्या सप्लाई कर रहा है, वो पावर सप्लाई कर रहा है। तो इसी का नाम इसे बोल देते हैं पावर सप्लाई। लेकिन पूरा नाम है SMPS। पूरा नाम क्या है, SMPS। एक ऐसा डिवाइस है जिसकी फुल फॉर्म आती है, पूछी जाती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। है वो पावर सप्लाई, आप इसको पावर सप्लाई ओनली कह सकते हो, लेकिन पूरा नाम इसका है स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS, ठीक है। जिस पार्ट्स को जितनी जितनी पावर चाहिए होती है उतनी उतनी पावर को ये डिस्ट्रीब्यूट करके देता है, ठीक है। एक थोड़ी सी चीज और बता दूं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं ये बिल्कुल बिजली से चलते हैं, लेकिन ये डीसी करंट पे काम करते हैं, डीसी पे काम करते हैं, डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चाहे वो रेडियो है, मोबाइल है, चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वो किस पे काम करते होते हैं, डीसी पे काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, करंट दो प्रकार के होते हैं, 9th 10th की शायद साइंस में पढ़ा होगा, शायद 8th में पढ़ा हो। एक तो डीसी करंट और एक एसी करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये पढ़ी थी ना, धारा के दो चीजें होती हैं। तो जो एसी होता है ये हमारे घर पे जो खंभों से जो वायर आती हैं, पावर सप्लाई होती है, वो सारी कौन सी होती है, एसी होती है। अल्टरनेट करंट सप्लाई होता है। तो इस प्लग से जो अभी करंट आ रहा है वो कौन आ रहा है, एसी आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं हमारे, वो काम करते हैं डीसी के ऊपर। किस पे काम करते हैं, डीसी के ऊपर। तो फिर इनके बीच में एक ऐसा सिस्टम होता है, ट्रांसफार्मर, या उसे हम क्या कह देते हैं, एक पावर कन्वर्टर होता है जो एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है पावर को। और वही चीजें तो इस SMPS के अंदर होती है, और वही चीज हमारे मोबाइल वाले चार्जर के अंदर होती है। तो मोबाइल की जो वायर आपने देखी होगी, वो चार्जर तो इसके अंदर लगता है, वो तो एसी पे काम करता है, लेकिन उसके बाहर जो केबल आती है उसको आप कैसे भी हाथ में पकड़ते रहते हो, उसने कभी करंट तो नहीं मारा ना, जो चार्जर से बाहर आती है। तो वो इसका मतलब चार्जर से बाहर क्या आ रही है, डीसी करंट आ रहा है, इसीलिए वो आपको झटका नहीं देता। ये तो आपको साइंस वाले टीचर ने बताया होगा कि एसी करंट को आप हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन डीसी को आप, बैटरी है, सेल है, चार्जर की जो केबल, आप कैसे भी उसको पकड़ते रहो, आपको करंट नहीं आता, है ना। तो ये डीसी पे काम करते हैं, इसीलिए इनको कन्वर्ट करने के लिए एसी टू डीसी
हमारे पास SMPS के अंदर भी सिस्टम लगा होता है जो इनको DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हुई बात। SMPS की बात इतनी थी, पावर सप्लाई होती है और इसके पार्ट्स लगभग हमारे CPU के हैं, वो कवर हो चुके हैं। और जैसे हमने यहाँ पे बोला कि CD लगाने के लिए, अब CD भी तो कई बार डलती है, एक ट्रे बाहर आती है, हम CD लगाते हैं और फिर CPU के अंदर जाती है, तो उनके लिए अलग से ड्राइव लगा होता है, CD ड्राइव। आजकल इसका प्रचलन कम हो चुका है, या ये कहूँ कि CD का प्रचलन आजकल क्या हो चुका है, खत्म ही हो चुका है ना। आजकल तो सारे का सारा सिस्टम किस पे चेंज हो गया है, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में चेंज हो गया है। पहले तो गाने भी हम CD से सुनते थे, घर पे CD प्लेयर ला के रखते थे, वीडियोस देखने होते थे, मूवीज देखनी होती थी, वो भी CD प्लेयर से करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, पेन ड्राइव के अंदर या मेमोरी कार्ड के अंदर ही सारे गाने वगैरह भरे होते हैं, बस वही लगा दो स्पीकर के अंदर या जो भी हमारा स्टीरियो सिस्टम है और गाने चलते रहते हैं ना। आजकल सारा सिस्टम किस पे शिफ्ट हो गया, पेन ड्राइव पे शिफ्ट हो गया। और पेन ड्राइव जो था हमारा, ये कहाँ पे लगता है, ये कहाँ पे अटैच होगा CPU के अंदर, USB में। यहाँ पे अटैच होगा USB, क्योंकि पेन ड्राइव के आगे वाली जो पोर्ट होती है वो ऐसी ही होती है। कैसी पोर्ट होती है, USB। और ये ज़्यादातर जो होते हैं वो USB टाइप A वाले होते हैं। लेकिन आजकल जैसे मोबाइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा चलन हो गया कि आप मोबाइल के अंदर भी डायरेक्ट पेन ड्राइव को अटैच कर सकते हो और फाइलों को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो फिर इसमें से कुछ डिवाइस आजकल पेन ड्राइव दोनों तरह से आने लग गए, टाइप A वाले भी आने लग गए और टाइप C वाले भी आने लग गए। ठीक है, आजकल चार्जर भी जो हमारे हैं टाइप C टू टाइप C ही आने लग गए, कि उधर भी टाइप C लगती है और इधर भी टाइप C लगती है। ऐसा चेंजेस आ रहा है, तो सारी केबल्स लगभग किस पे आ जाएंगी, टाइप C पे आ जाएंगी। ये भी टेक्निक धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टाइप A वाली USB वाली। ठीक है, आगे आ जाओ। अभी जो हम CPU हमने पढ़ा था कल, इसका फुल फॉर्म क्या थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। ऐसी कोई सेंट्रल यूनिट है, ये क्या करता है, सारी प्रोसेसिंग ये करता है। लेकिन इनका अगर मैं देखूं ये कैसे काम करता है, इसके कंसेप्चुअल अगर कोई थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं, तो इस CPU के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। ये मैं किस CPU की बात कर रहा हूं, प्रोसेसर की। किसकी बात कर रहा हूं, प्रोसेसर की। अब इसको मत समझ लेना कि CPU की पार्ट सर बोल रहे हैं तो ये वाले पार्ट होंगे, नहीं, ये CPU के पार्ट नहीं हैं। ये तो कैबिनेट के अंदर एक खुद का अलग अलग पार्ट्स हैं। CPU तो वही होता है हमारा छोटी चिप, जिसे बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। मोबाइल के अंदर आपने सुना होगा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, किसी फोन के अंदर मीडियाटेक कंपनी का है, डिब्बे पे पढ़ना लिखा हुआ मिलेगा आपको घर पे, है ना। तो वो प्रोसेसर होते हैं। और कंप्यूटर के लिए इंटेल और AMD वगैरह के आते हैं। अब ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये मैं उस प्रोसेसर की सिस्टम अंदर से प्रोसेसर कैसे काम करता है, उसमें क्या चीजें होती हैं, उसका एक डायग्राम बना रहा हूं यहां पे। जो प्रोसेसर होता है हमारा, तो प्रोसेसर के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है CPU, एक होता है ALU और एक उसके अंदर होती है मेमोरी। और इस मेमोरी को कह देते हैं रजिस्टर। क्या कह देते हैं, रजिस्टर, यानी कि CPU की अपनी मेमोरी। अब यहां से हमारे मेमोरी का टॉपिक स्टार्ट होगा और आज हम पूरा मेमोरी का टॉपिक खत्म कर देंगे, जितने भी होती हैं। ठीक है, तो CPU या प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं। एक होता है CU, जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कौन सी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट। और ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट ये क्या होता है, ये कैलकुलेशन करने के काम में आता है। जब कंप्यूटर ने कैलकुलेशन करनी होगी तो कैलकुलेशन 2 टाइप्स की हो सकती हैं। या तो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होगी कि कोई जोड़, गुना, भाग, घटाओ, भाग, परसेंट, ऐसा कुछ निकालना होगा, तो ऐसी कैलकुलेशन कौन सी कहलाती है, अंकगणितीय, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक, है ना। लेकिन कुछ कैलकुलेशन अपनी लॉजिकल भी होती हैं, जिसे बोलते हैं तार्किक, रीजनिंग भी होती है कि यस करना है या नो करना है ना। किस कंडीशन में ये प्रोग्राम रन करेगा, किस कंडीशन में रन नहीं करेगा। आपने एक्सेल के अंदर वो ग्रेड पे भी बनाई थी ना, वो पास है या फेल है। अगर इतने नंबर आ गए, इफ कंडीशन आपने लगाई थी ना, तो वो पास हो गया। अगर इतने नंबर नहीं आए तो वो फेल हो गया। तो जब भी ऐसे कंडीशंस चेक करनी होती हैं, लॉजिकल कैलकुलेशन करनी होती है या अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है, तो उसमें CPU का एक अलग ही पार्ट है कैलकुलेशन करवाने के लिए, ALU। ठीक है, तो वो इसको कंट्रोल करता है। अब ये आती है रजिस्टर या मेमोरी, ये CPU की मेमोरी है। इसको भी देखते हैं। तो हुआ क्या, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि इनपुट होता है, क्या होता है, इनपुट होता है ना, और इसके यही तो प्रोसेसिंग वाले CPU के अंदर जाता है, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट होता है। ये हमने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम ऐसा पढ़ा ही था। तो इसमें क्या है, जो इनपुट है हमारा,
अब यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन गई कंप्यूटर को, कभी हमने कोई काम करवाना है, चाहे तो मैंने कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दी या माउस से इंस्ट्रक्शन दी या किसी भी इनपुट डिवाइस से मैंने कुछ भी इंस्ट्रक्शन या डेटा इनपुट किया। अब इस पार्ट में क्या होगा, सबसे पहले ही जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट एक हिसाब से क्या है, उसका मैनेजर रखा हुआ है सीपीयू का, भी तूने सारे काम को मैनेज करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, जैसे हम एक इसमें अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं अपने डॉक्टरी लाइन का। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि पहले बार में जहाँ पे अपने पर्ची कटवाते हैं वहाँ पे एक बंदा बैठा है, वो हम जाते हैं उससे पहले पर्ची कटवाते हैं, अपना नंबर लगवाते हैं, और फिर क्या होता है वहाँ पे एक वेटिंग एरिया होता है, काफ़ी सारी चेयर बेंच पड़े हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जिनका भी नंबर आना है वो पर्ची कटवा के बैठे हुए हैं, भाई अब मेरा नंबर लगेगा, मेरा नंबर लगेगा। अगर डॉक्टर एक एक करके सबको बुलाता रहता है, ऐसा होता है, तो उसमें क्या होता है, पहले आपका एक बंदा होता है, वो आपको क्या करता है, पर्ची काटता है, रसीद काटता है, ठीक है, फीस जमा करता है, और फिर आप यहाँ पे अपने क्रम में अपनी बारी का इंतजार करने के लिए आप इस एरिया पे बैठे रहते हो, ठीक है। और 1 बाय 1 डॉक्टर जो है आपको कॉल करता है और आपके दवाई वगैरह प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देता है, ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। अब इसी को आप एग्जाम्पल मान के चलो इधर, कि सबसे पहले कोई इंस्ट्रक्शन गई, वो गई कंट्रोल यूनिट के पास, उसको बोला कि भाई मैं ये काम करने के लिए मेरे को बोला गया है, तो ये काम कर दे। अब कंट्रोल यूनिट कहता है देखता हूं पहले मेरे पास कौन सा काम चल रहा है, अगर मैंने पहले वाला काम कर दिया, अब ये कैलकुलेशन वाला कोई पार्ट है तो ये भेज देगा ALU के पास, ले भी तेरे लिए काम आया है तो ये काम कर, ठीक है। और ALU ने कर दिया तो वापस कंट्रोल यूनिट को भेजेगा कि लो भी मैंने तो काम निपटा दिया, कंट्रोल यूनिट भेजेगा चलो भी आउटपुट के पास, तेरा काम खत्म, दे दे आउटपुट उसको, जो उसने काम मांगा था वो हो गया। अब इसी दौरान इंस्ट्रक्शन बैक एंड पे हमें पता नहीं लगता, लेकिन कंप्यूटर के बैक एंड पे भी बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, बहुत सारे काम चलते रहते हैं कंप्यूटर को ढंग से काम करवाने के लिए। लेकिन हम भी कोई एक काम पे थोड़ी मानते हैं, हम कंप्यूटर को कमांड्स देते रहते हैं कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, तो बार बार इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। तो सीयू क्या करता है, इसका दो काम है, दो तरह का यूज है। एक तो ये कि इंस्ट्रक्शन अगर मान लो कोई भी कंट्रोल यूनिट या ALU अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन फिर से नई इंस्ट्रक्शन चली गई, तो वो उसको बिठा देगा इधर मेमोरी के अंदर, वेटिंग एरिया में बिठा देगा कि रुक अभी तेरी बारी आएगी, अभी मैं पहले वाले काम निपटा दूं, ऐसा होता है। तो एक तो ये ऐसे चेयर वाला बात होगी है ना यहाँ पे, तो एक तो रजिस्टर इस तरीके से काम करता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आगे कंप्यूटर काम कर रहा है तो वेटिंग के दौरान जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के पास पड़ी रहती हैं वो धीरे धीरे एक एक करके उसको निपटाता है। आपने कोई कमांड दी हो, मोबाइल के अंदर भी आपने 2-3 बार अलग अलग एप्लीकेशन पे टच कर दिया, पहले उस पे, तो वो एक एक करके खुलेंगी सारी, ठीक है। वो अपने आप प्रोसेस जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे जब एक की बारी है, दूसरी की बारी, तीसरी की बारी, खुल सारी जाती हैं, इंस्ट्रक्शन सारी कंप्लीट होती हैं जब भी आपने कमांड दी हो तो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मान लो आपने इसको भर भर के कमांड दे दी, सारे बटन दबा दिए, जो हो गया होगा देखी जाएगी, तो कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, कंप्यूटर या आपका मोबाइल वो काम करने बंद कर देता है। जैसे हम कहते हैं हैंग हो जाना, हम कहते हैं ना हैंग हो जाना। हैंग होने का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस है वो प्रोसेसर स्टॉप हो चुका है, रुक हो चुका है प्रोसेस, कि वो आगे उसको या तो पीछे अभी बैक एंड पे जो कोई प्रोसेस पहले वाला प्रोसेस चल रहा था वो उसके अंदर बिजी है कि उसको पहले वो काम खत्म करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, दोबारा फिर से बटन चल नहीं रहा, फिर से बटन चल नहीं रहा। भाई इंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी पड़ी हैं, वो हैंग हुआ क्यों, क्योंकि उसके पास काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंस से, धैर्य से वेट करना होता है हमें, न कि बार बार कोई ना कोई बटन दबाते रहो कि अब भी हो जाए, अब भी हो जाए, अब भी हो जाए। तो इंस्ट्रक्शन तो उसके पास पहले से ही बहुत हैं, तो बार बार अपने को बटन दबाने से या टच करते रहने से बाकायदा मामला उलझता है, सुलझता नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होता है, जब भी पीसी या मोबाइल हैंग हो तो उसको वेट करने के लिए रोको कि भाई आप रुक जा, ठीक है। और अगर फिर भी ना हो तो फिर हमारे पास लास्ट चांस क्या बचता है, तो उसको रीसेट कर दो, रीस्टार्ट कर दो, पावर बंद कर दो, दोबारा ही चला दो, सब कुछ उसका प्रोसेस सारे साफ। जैसे ही पावर बंद हुई, लाइट गई, ये सारा साफ, इसके अंदर जो पड़ा था जो नहीं पड़ा था सब खत्म कहानी, ठीक है। फिर दोबारा जब ऑन करते हैं तो सारा कुछ नए सिरे से होता है। आगे पढ़ेंगे तो ये समझ गए, एक तो इसका यूज ये होता है रजिस्टर का कि इंस्ट्रक्शंस को अभी कंट्रोल करना है, किसको किसने काम करना है, किसने नहीं करना, तो वो एज ए वेटिंग एरिया के रूप में रजिस्टर को यूज करते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा यूज क्या होता है, इस मेमोरी का, ठीक है। कौन सी मेमोरी का, रजिस्टर का। तो पहले तो ये पढ़ो कि क्वेश्चन आ जाए, सीपीयू की खुद की मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। क्या बोलते हैं उसे, रजिस्टर्स होते हैं। ये भी कई टाइप के होते हैं, इसमें से एक टाइप आता है एक्यूमुलेटर, एक टाइप आता है रजिस्टर का एक्यूमुलेटर। ये इसलिए बता दिया क्योंकि ये किसी क्वेश्चन में पूछ लिया था
उसने क्या किया, रजिस्टर नहीं लिखा और उसने लिख दिया एक्यूमुलेटर। एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर क्या दिया, रजिस्टर नहीं दिया वर्ड, उसने दे दिया एक्यूमुलेटर। तो वहां पे गड़बड़ हो गई थी। जिसको ये पढ़ाया गया था कि भी सीपीयू की मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर होती है, रजिस्टर होती है। तो पेपर वाले ने क्या किया, रजिस्टर ऑप्शन में नहीं दिया, तो उसने उसका दूसरा नाम दे दिया एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो इसको भी याद रखो, ये भी क्या है, सीपीयू की खुद की मेमोरी है। अब ये मेमोरी हम किस बात की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये चीजें आपको पहले दिखाई थी, क्योंकि आपका कुछ भी चीज मिक्सअप ना हो। हम ये मेमोरी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये सिर्फ सीपीयू प्रोसेसर के पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो जहां पे चिप है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये रैम तो अलग से पड़ी है ना, अभी तक हमने इसकी कहानी स्टार्ट नहीं की है। तो जब भी मैं इस मेमोरी की बात कर रहा हूं तो किसी के मन में 1% भी इसकी इमेज नहीं आनी चाहिए कि हम रैम की बात कर रहे हैं, 1% भी इसकी इमेज नहीं आनी चाहिए कि हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, वो तो भी अलग पड़ी हुई हैं। हम तो अभी प्रोसेसर के अंदर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने मान लीजिए कंप्यूटर को एक ऐसा काम करवाने के लिए बोल दिया जिसमें कंप्यूटर को बहुत सारे डेटा की जरूरत है। ठीक है, कई सारे डेटा कंप्यूटर को चाहिए। जैसे आपने टेबल बनाई है एक्सेल के अंदर, आपने हजारों रिकॉर्ड उसके अंदर दे दिए, उसको हजारों रिकॉर्ड आपने सिलेक्ट कर लिए और कंप्यूटर को बोल दिया इसको बोल्ड कर दे, या हजारों लिस्ट आपने सिलेक्ट की और नीचे बोल दिया इसको टोटल कर दे कितने बने। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए चाहिए। तो प्रोसेसिंग के दौरान जो डेटा चाहिए होता है कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर उसको सेव कर लेता है किसमें, रजिस्टर में। जब प्रोसेसिंग के दौरान जो डेटा चाहिए होता है कंप्यूटर को, वो किसमें सेव कर लेता है, वो रजिस्टर में। ठीक है, जब कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है तो उस समय वो डेटा जो है वो किस मेमोरी में रहता है, रजिस्टर के पास रहता है, सीपीयू में। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे। अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे अपना पोर्शन वो मेमोरी वाला। तो एक तो ये होता है कि जैसे रसोई के अंदर ना, अब सामान तो लगभग हमारे पास राशन पानी पड़ा होता है, लेकिन वो क्या है, एक व्यवस्थित रूप से किसी बॉक्सेस में पड़ा है। जैसे कोई आटा है, नून मिर्च है, तो वो किसी डिब्बे के अंदर रखते हैं, हम स्टोर जो करके रखते हैं नॉर्मली, ऐसे बाहर तो नहीं फैला के रखते कि भाई जब जरूरत है सीधा यहाँ से उठाया और ख़त्म, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसको थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से रखते हैं हम। लेकिन जब हमें काम करना होता है ना, मान लो खाना बनाना होता है, तब उनको हम थोड़े थोड़े बर्तन में उसको अपने पास रख लेते हैं कि भी एक एक काम के लिए मुझे बार बार उस बॉक्स तक या अंदर तक न जाना पड़े। जितनी चीज़ें चाहिए, मेरे को 4 चीज़ें चाहिए खाना बनाने के लिए, तो 4 चीज़ों को मैंने अपने पास ही रख लिया। पड़ी तो कहीं और थी, लेकिन उसको मैंने यूज़ करने के लिए, खाना बनाने के लिए अपने पास रख लिया, और फिर मैं अपना काम किया, और जब मेरा काम खत्म हो गया तब मैं उनको वापस उसी जगह पे रख दिया। ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है, बार बार उठना ना पड़े, बार बार ढूंढना ना पड़े वो सामान कहाँ गया, वो सामान कहाँ गया। और कईयों के तो सेवा करने के लिए हम घर पे होते ही हैं, जैसे आप होते हैं, आपको आवाज़ लगा दें किसी को, वो सामान देख के आना जी, वो सामान देख के आना, तो 3-4 जने उनके आसपास भटकते रहते हैं सामान इकट्ठा करते हुए, है ना। ये एक फंक्शन, कोई बड़ा फंक्शन हो तब ऐसी जरूरत पड़ती है, नॉर्मल रूटीन में ऐसा नहीं होता। चलो, अब यही चीज़ हम ये मान के चलते हैं कि जब प्रोसेसर को ज़रूरत थी ना जिस डेटा को काम करने के लिए, तो वो उसने कहीं से भी जहाँ पे आ गए वो उठा के उसके अपने पास रख लिया उसने रजिस्टर के अंदर, कि मेरे को यहाँ पे काम करने में आसानी रहेगी। जब मेरा काम हो जाएगा, जब मैं सूचना दे दूंगा आउटपुट के रूप में, तब इसका काम खत्म, तब इसको खाली कर देगा जो भी। अब मैंने आउटपुट दे दिया उसको, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो समझ गए रजिस्टर किस टाइप की मेमोरी है, क्लियर होगी बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी जो मेमोरी की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी। कितने टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम प्राथमिक मेमोरी भी कह देते हैं। ठीक है, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। क्लियर होगी बात। जितनी भी मेमोरी हैं उसको तो पहले पढ़ा दिया, उसको इस कैटेगरी में मत रखो, रजिस्टर को तो। ठीक है, और रजिस्टर के संबंध में एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे तेज गति की मेमोरी। अब कंप्यूटर में हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होगी, एक सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी के अंदर भी 2 हैं आगे, एक होती है हमारी रैम और एक होती है हमारी रोम। ठीक है, अब इधर भी कई तरह की होती हैं। एक होती है मैग्नेटिक मेमोरी टाइप, एक होती है ऑप्टिकल में, ठीक है, और एक होती है फ्लैश मेमोरी। ये भी कई प्रकार की होती हैं।
तो इतनी सारी मेमोरी आएंगी, जब कई सारी मेमोरी होंगी तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन भी तो बनेंगे कि कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है, कौन सी मेमोरी स्लो होती है, कौन सी मेमोरी सबसे बड़े आकार की होती है, कौन सी मेमोरी छोटे आकार की होती है ना। ऐसा हम क्वेश्चन तो बनेंगे। तो इसमें आप एक क्वेश्चन क्लियर कर लो कि सबसे तेज, अगर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी पूछे कंप्यूटर के अंदर तो वो किसकी होती है? सीपीयू की होती है। किसकी मेमोरी होती है? सीपीयू की मेमोरी। कौन सी होती है? रजिस्टर। कौन सी होती है? रजिस्टर, सबसे फास्टेस्ट। और लेकिन अगर 4 ऑप्शन में आपको चारों में रजिस्टर नहीं मिलता है या एक्यूमुलेटर लिखा हुआ नहीं मिलता है, फिर हम देखेंगे कि दूसरे नंबर की कौन सी है। ठीक है, और फिर आंसर आएगा हमारा रैम का। फिर क्या आंसर आएगा? रैम का। तो प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम में रीड ओनली मेमोरी। पहला तो क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है, वो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है वो पेपर वाला। बहुत ही बार एग्जाम के अंदर यही आया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम या रोम रीड ओनली मेमोरी। इसको कंप्यूटर के अगर संबंध में बात करें तो रैम ही बोलना है भाई, राम नहीं बोलना। ठीक है, हालांकि राम जी की स्पेलिंग भी हम यही लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसको हमेशा क्या बोलना है? रैम। और ये है हमारे पास क्या है? रोम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी 2 प्रकार की क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। एक बार इनको लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जैसे द्वितीयक मेमोरी, अब सेकेंडरी मेमोरी, इसके अंदर मैग्नेटिक टेप आती है एक, तो मैग्नेटिक टेप, एक होती है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, एक तो टेप और एक डिस्क, ये मैग्नेटिक में आ गया। ऑप्टिकल के अंदर एक होती है सीडी, एक होती है डीवीडी, एक होती है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। फ्लैश मेमोरी के अंदर आपका आ जाता है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड को आप एसडी कार्ड भी कह देते हो, जो आपका एसडी कार्ड होता है। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह वो आ जाते हैं हमारे किस में? फ्लैश मेमोरी में। ठीक है, इनको और आगे क्लियर करेंगे। अब जो थोड़ा सा पहले मैं कवर कर लेता हूँ, इनके मेमोरी के यूनिट्स क्या हैं, फिर हमको ये आसानी से पता लग जाएगा कौन छोटी है कौन बड़ी है। ठीक है, मेमोरी का मेन यूज़ क्या है, पहले ये बताओ। आप में से कोई बताएगा यूज़ क्या है मेमोरी का? वो कोई भी हो, एक बार यूज़ क्या है मेमोरी का? स्टोरेज। मेन कुछ ये है कि मेमोरी का मतलब कोई जगह है, जिस जगह पे हमारा डेटा या फाइल या इंफॉर्मेशन क्या होगी? स्टोर होगी। ठीक है, अब वो स्टोर परमानेंटली रखनी है या काम करने के दौरान स्टोर करना है या किस काम के लिए स्टोर करना है, उनके लिए ये क्या है? अलग अलग प्रकार बनाए गए हैं। ठीक है, तो मेन काम तो स्टोर करने का है। अब जब हमें किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए बात जब आती है, तो बात ये भी आएगी फिर वो कितनी जगह घेरेगा, है ना। जब आप किसी पानी को, किसी लिक्विड को आप स्टोर करने की बात करते हो, तो आपके पास अलग अलग माप आते हैं कि वो कितने मिलीलीटर में है या लीटर में है या किलो लीटर में है। आपके पास 5 लीटर वाला गैलन है या आपके पास 2 लीटर वाला कोई बॉक्स है, आपके पास 250 ml का गिलास है। अलग अलग बर्तन बने हुए ना हमारे, अलग अलग जो मात्रा के अंदर, क्वांटिटी के अंदर सामान को रखने के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, जैसे बर्तन बने होते हैं, उसी तरीके से ये मेमोरी भी हमारी अलग अलग साइज की हो सकती है कि कौन सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है और कौन जो होता है वो बिल्कुल कम मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए बना है। ठीक है, तो अब हम कैसे उनको नापेंगे? उस नापने की बोलते हैं मेमोरी यूनिट्स। वो क्या होते हैं? यूनिट्स। हिंदी में मात्रक नहीं पढ़ा होगा आपने, मात्रक है ना, दूरी का मात्रक क्या क्या होते हैं ना, इस तरीके से टाइम का मात्रक क्या होता है। तो उसी तरीके से हमारे पास क्या आते हैं? मेमोरी की यूनिट्स आती हैं, मेमोरी यूनिट्स। ये कौन सी होती हैं? तो सबसे छोटे से लेके बढ़ते क्रम में इसको अपने पढ़ेंगे। सबसे छोटी यूनिट जो मेमोरी की होती है वो होती है बिट। वो क्या होती है? बिट। और एक जो बिट होती है ना, इसके अंदर 2 डिजिट्स स्टोर हो सकती हैं, 0 और 1, यानी कि बाइनरी डिजिट, इसे बोलते हैं बाइनरी। 2, एक होता है यूनेरी, 2 होता है बाइनरी। ठीक है, ये सिस्टम होता है। तो एक बिट जो होता है, मान लो एक बिट अपने पास ये 0 और 1 को स्टोर कर सकता है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई हो गई। अब बताओ क्या बताना है?
कितने बिट अपने इकट्ठा करें 4 बिट। इसके बाद आ गया अगर हम 4 बिट को इकट्ठा करें, कितने को 4 बिट को, तो बन जाता है एक निब्बल। क्या बन जाता है एक निब्बल, कि इसने तो एक बिट लिखा है, अगर ये बिट 4 हो जाएं तो क्या कहला जाएंगे, उसको अपने बोल देंगे एक निब्बल। वो कहता है कि अगर बिट 8 हो जाएं तो वो बन जाएगा हमारा एक बाइट। क्या बन जाएगा एक बाइट, BYT। ये BIT और BYTE में आपने फर्क समझना है कि उसने बिट लिखा है या बाइट लिखा है। ठीक है, अगर बाइट लिखा है तो मतलब 8 बिट के बराबर है। वो कितने बिट के बराबर है 8 बिट के बराबर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें समझने में बहुत देर लगती थी। 6वीं 7वीं की बुक्स के अंदर लिखा होता था, हम रटते थे, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और इतनी बार उसको रटना पड़ता था हर बार। मतलब हमें वो याद होने में ही एक पूरी क्लास 6वीं 7वीं तो वही इसी में निकल गई थी, है ना, कि हमें, और क्वेश्चन भी उसी के आते थे। आज हमें लगता है कि ये भी कोई क्वेश्चन होते थे जो पूछते थे, है ना, कि कितने, इतने सेंटीमीटर, इतने किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, इतने मीटर को मिलीमीटर में बदलो। वही चीज़ है बस अब यहाँ पे पढ़नी है हमें कंप्यूटर में। तो यहाँ पे बस इसको आपने इतना लंबा मत लेके चलना, आज में इसको याद कर लेना घर पे जाके, है ना। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट, ये थोड़ा सा ना जोर दे के याद करना होता है बस। इसके बाद वाली कहानी थोड़ी सी आसान हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा जोर देना होता है हमें। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 बाइट के अंदर कितने निबल होते हैं 2, 1 बाइट के अंदर निबल कितने आएंगे 2, क्योंकि एक निबल 4 बिट का है, तो 8 बिट के अंदर तो फिर 2 हो गए ना निबल हमारे पास। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या सिंपल आएगा 1 बिट के अंदर कितने, 1 बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं। ठीक है, या बोलेगा कि भाई 2 बाइट के अंदर कितने बिट आएंगे, तो अब उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 बिट आएंगे। इस तरीके से होता है। समझ गए कहानी इतनी? आगे चलते हैं। अब आगे हमें लिखना होता है 1024। क्या लिखना होता है 1024। नॉर्मल अगर हम किसी यूनिट की बात करते हैं, अगर डिस्टेंस की बात करें तो हम यहाँ पे 1000 लेते हैं, भी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ग्राम की बात करें तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में हमेशा अपने को क्या लिखना है 1024। कंप्यूटर में कहीं पे भी 1000 नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना बस। कहीं लिखा भी लेना आपको कि भाई इतने बाइट के, इतने केबी के अंदर कितने बाइट होते हैं, तो वहां पे 100 1000 वाला तो काट ही देना। हमें फोकस करना सिर्फ जहां पे लिखा होगा 1024। ठीक है, अब 1024 बाइट इकट्ठे हो जाएं एक साथ तो ये बन जाता है 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट, इसे शॉर्ट में अपने बोल देते हैं केबी। क्या बोल देते हैं केबी। तो 1 किलो बाइट के अंदर कितने बाइट आ गए 1024। बस इसी तरीके से आगे बढ़ो और 1024 केबी जब हो जाएं इकट्ठे तब ये बन जाता है 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट यानी कि ये बन जाता है एमबी, 1 एमबी। तो 1 एमबी के अंदर कितने केबी होते हैं 1024। 1 एमबी के अंदर कितने केबी 1024। और 1 केबी के अंदर कितने बाइट 1024। 1 केबी के अंदर कितने बाइट 1024। अब यहीं पे वो थोड़ा सा खेल जाता है। पेपर के अंदर आपको देता है कि 1 एमबी के अंदर कितने बाइट्स, पेपर के अंदर पूछ लेता है वो 1 एमबी के अंदर कितने बाइट्स, और आप कर देते हो 1024, कहानी खत्म। लेकिन कहानी वहां पे गलत हो जाती है। क्वेश्चन उसने क्या पूछा पेपर के अंदर, कई बार 1-2 बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, कि 1 एमबी के अंदर कितने बाइट्स होंगे, कितने बाइट्स होंगे। ए ऑप्शन था आपका 1024, बी ऑप्शन था 2 इंटू, नहीं ऐसा नहीं, 2048, और सी ऑप्शन था आपका 1024 इंटू 1024। इस तरीके से, और डी मान लेते हैं इनमें से कोई नहीं। तो 1 एमबी के अंदर कितने बाइट होंगे। ए वाला तो गलत है, प्योर श्योर शॉर्ट गलत है, ये तो कर दो इसको तो साफ। बी वाले हैं कोई, इस वाली टेबल देखो और ये देखो बी में है कोई। एक डी ऑप्शन और है, वो भी देख लो। तो चलो डी ऑप्शन में लिख देता हूं भाई, मैं भूल ही गया था इसके बारे में। तो 2 इंटू 1024। अब आओ, चलो बी को मैं हटा देता हूं। लगभग सारे, कुछ जो नहीं बोल रहे हैं वो भी कंफ्यूज होंगे, लेकिन कुछ जो बोल रहे हैं लगभग सी कह रहे हैं, है ना। तो इसमें सी राइट आंसर है।
ये पेपर वालों ने ये 2048 पे भी कई टिक करके आए थे कि 2048, अगर वो पूछ लेता जी 1 MB के अंदर KB, तब तो 1024 थे, उसने तो पूछ लिया बाइट, तो 1024 एक और हो जाएगा, तो जोड़ दो 2048 बन गए। उन्होंने जोड़ दिया था एक्चुअल में, लेकिन ये एडिशन नहीं होता, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि हमने इसने क्या लिखा, 1 MB के बराबर, तो 1 MB को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 × 1 MB। इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? 1 को 1 से गुणा करें बनेगा तो 1 ही, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है ही नहीं, है ना। हमने क्या किया, ये 1 तो पड़ा रहने दिया, लेकिन इस 1 MB की जगह पहले हम क्या लेके आए, KB वाली बात। तो 1 KB वाली कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 1024 बाइट आ जाए, 1024 KB आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 × 1024 KB, ये आ जाएगा 1 MB की जगह। MB की जगह अपने 1024 KB, 1 MB की जगह 1024 KB, वो मैंने यहाँ पे 1 MB की जगह इसको यहाँ पे ये पुट कर दिया, ठीक है। अब इस वाले को इससे गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं ये 1 इधर ले जाऊं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1024 × 1 KB, इसमें इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। 1 करो, क्योंकि वैसे भी हम 1 को लिखते ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन में 1 को हम कभी लिखते ही नहीं। आपने लिखा होगा कि x + 2x, क्या आपने इसको भी ऐसा लिखा, 1x + 2x? नहीं लिखा, क्योंकि 1 तो हम लिखते ही नहीं, हम तो सीधा ही लिखते हैं उसको। तो इसको मैं a को न भी लिखूं तो 1 KB के अंदर 1024 बाइट और आएगा यहाँ पे। तो इस 1 KB की जगह मैंने क्या कर दिया, 1024 बाइट लिख दिया। अब बना ये 1 MB के बराबर, ठीक है। ऐसे होता है, अगर आपको मुश्किल सवाल देगा ना, इस कन्वर्जन में मुश्किल सवाल देगा तो वो ऐसे देगा बस, बाकी आसान आएंगे सीधा एक एक लाइन के अंदर ही। आपको आगे क्वेश्चंस भी बहुत बार, आगे वाले क्वेश्चन कैसे आए हैं वो ऐसे आए हैं, देखो। अब 1 MB हो गया, अब 1024 MB बराबर होते हैं 1 गीगाबाइट, जिसे अपने कह देते हैं GB, ठीक है, इतने GB। और फिर उसके बाद आ जाओ 1024 GB बराबर होते हैं 1 टेराबाइट के, 1 टेराबाइट जिसे अपने कह देते हैं TB, 1 TB। आज जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की बात करते हैं, तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में आज के ज़माने में कहाँ पे बात होती है, TB की बात होती है, कि मेरी हार्ड डिस्क मेरे लैपटॉप के अंदर है ना, 1 TB की हार्ड डिस्क है, 2 TB की हार्ड डिस्क है, 4 TB की हार्ड डिस्क है, ऐसे होता है, ठीक है। और इससे पहले अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तब GB की बात होती थी कि 500 GB की हार्ड डिस्क है जी, 250 GB की हार्ड डिस्क है, ठीक है, इस तरीके से बात होती थी। ये हमारे लैपटॉप की हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं हम। हार्ड डिस्क हमारे पास कहाँ पे आ रही है, ये रही मैग्नेटिक डिस्क, यही होती है हमारी हार्ड डिस्क। ये फिर कौन से में आ गया, सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ठीक है। चलो ये इतना क्लियर हो गया। इसके आगे और भी होता है, PB, ZB, EB, बहुत सारे होते हैं, पीकाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट और योटाबाइट, YB भी होता है। तो उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत है नहीं, यहाँ तक क्वेश्चन आ जाते हैं जो भी आते हैं, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए, तो वो बुक के अंदर आपके दे रखे हैं, चाहे पढ़ लेना आप। अब इसके अंदर आगे क्वेश्चन बाकी तो सेम ही बनता है। अब वो चीज़ आपको कहानी सिखाई दी कि आपने ध्यान कहाँ पे रखना है, कि TB से जस्ट छोटा GB है। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं तो ये KB, फिर MB, और फिर GB, और फिर TB। इस चीज़ को इस फ्लो में याद रखना है। यहाँ पे बीच में किसी को गायब मत कर देना, पेपर वाले ने गायब कर दिया तो मतलब वहाँ पे फिर हमें 1024 × 1024 दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। एक्चुअल में क्या होता है कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि कंप्यूटर जो काम करता है वो बाइनरी यूनिट्स में काम करता है। किस में करता है, बाइनरी यूनिट्स में। बाइनरी यूनिट्स ये मान के चलो भी उसके लिए हर प्रोसेस में या हर काम करने में वो हमेशा 2 जगह गिरेगा, या तो वो 0 के लिए और 1 के लिए, 2 तो वो लेगा ही लेगा कि यहाँ तो 0 आएगी या 1 आएगा, ठीक है, ऑन ऑफ होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर जितने भी मेमोरी की कैलकुलेशन होती है वो सारी की सारी किस पे होती है, 2 की पावर के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, 2 की पावर के रूप में। 2 की पावर के रूप में कैसे, वो स्टार्ट करते हैं 0 से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10, यहाँ तक होता है। अब मुझे आप अपने मैथ के ज्ञान से बताओगे कि 2 की पावर 1 बराबर क्या होता है, 2 की पावर 1 बराबर आपने कह दिया 2, 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है
4 3, उसके बाद 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। 2 की पावर 10 जो होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? 1024 के। 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। ओके, ये क्लियर होगी बात। अब यहां से एक बात और क्लियर की कि RSCIT ने एक दो बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था कि पूछ तो वही लिया, क्वेश्चन तो मेरा अभी भी वही है कि 1 MB कितने बाइट के बराबर है। क्वेश्चन मेरा वही है, लेकिन ऑप्शन के अंदर 1024 नहीं थे। ऑप्शन के अंदर ये था कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30। अब बताओ 1 MB इज इक्वल टू कितने बाइट, कितने KB की नहीं पूछा, कितने बाइट का पूछा है। क्वेश्चन मेरा वही है पहले वाला। पहले भी तो मैंने यही क्वेश्चन किया था कि 1 MB कितने बाइट के बराबर है। अब भी मेरा यही क्वेश्चन है कि 1 MB कितने बाइट के बराबर है। लेकिन अब ऑप्शंस के अंदर क्या हो गया? 2 की पावर के रूप में आ गया। अब क्या आएगा इसमें सही आंसर? 2 की पावर 20 आएगा। हाँ जी, 20 आएगा बिल्कुल। 2 की पावर 10, 1024 हो गया। 1024 मल्टीप्लाई दूसरे 1024 के लिए 2 की पावर 10। लेकिन जब पावर के रूप में आपको 10th क्लास में ये पढ़ा होगा कि जब पावर मल्टीप्लाई में होती हैं तो पावर आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसको 10 और प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा 2 और 2 4, 4 की पावर 10 नहीं होगा। कहीं 10 की पावर को कॉमन ले लेते हैं जी हमने। लो जी, ये तो पावर कॉमन आ गई, 2 दूनी 4, 4 की पावर 10। कर सकता कोई ऐसा, है ना? ये तो मैंने कर दिया भाई, उसकी पावर कॉमन ले लिया ओनली, ये मैंने कर दिया भाई। अब मुझे थोड़ा सा ये बता दो भाई, यहाँ पे फिर क्या आएगा? 2 की पावर 0 पे क्या आएगा? वो तो रह गया हमारा हाँ जी, एक आंसर दे रहा है अनंत, कई सारे कह रहे हैं 1। कोई और आंसर भी है क्या? कई कह 0 और आंसर है क्या? इन तीनों के अलावा कोई हो? अरे 2 का 2 तो ये रहा। हो सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 की पावर 1 भी 2 हो और 2 की पावर 0 भी 2 हो। तो इसका मतलब ये 2 वाला तो छोड़ दो, वो तो अनलॉजिकल है, बिल्कुल कोई लॉजिक बनता ही नहीं उसके अंदर। ठीक है। और इन्फिनिटिव अनंत कब आता है? जब किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं। जब किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तब वो अनंत चलता रहेगा। क्यों? अपने बोलेंगे 0 एकम 0। मान लो मैंने 1 से भाग दिया, अपने दूसरी तीसरी क्लास पे आ जाओ। यहां पे लिखा 2, इसको मैं 0 से भाग दूं मान लो, तो 0 एकम कितना होता है? 0। कितने बच गए? 2। 0 एकम 0, या 0 दूनी कितने होते हैं? 0। कितने बच गए? 2। 0 दूनी 0, कितने बच गए? 2। तो इसलिए खत्म नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्या बोला कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो क्या जाएगा? इन्फिनिटिव, अनंत जाएगा। तो अनंत तो तब जाएगा, अब नहीं जाएगा। ठीक है। अब बच गए 2। अब 0 कब आता है? ये हमने पढ़ा था, जब किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं। जब किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। अब यहां पे इसको मैं कैसे लिखूंगा? अच्छा, इसको आप कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2। और इसको कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही तो बना है वो, ये तो क्लियर है ना सबको। किसी पावर का मतलब यही है कि उसको रिपीटेड उतनी बार गुना करना है ना। तो उसी संख्या से इसको करेंगे अपने 2 2 2 2, फिर इसको क्या करेंगे? ओनली 2। अब इसको फिर ऐसे कैसे लिखोगे? है ना। अब मैं आता हूं असली बात पे। अभी मैंने एक यहां पे बात लिखी थी, मैंने लिखा था 2 की पावर 10 और इंटू 2 की पावर 10। आपने कहा जी ये दोनों जुड़ जाएंगे, कहा क्लियर है। अगर मैं ये लिखता 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तब इसका क्या आंसर आता? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5, क्योंकि आपने कहा कि ये जुड़ती हैं, तो बिल्कुल राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है। इसको मैं कर दूं 2 की पावर 2 या 2 की पावर 5 ही ले लेता हूं मैं, 2 की पावर 5। अब इसके बटे में कर दूं 2 की पावर 2, फिर क्या आएगा? ये पावर माइनस होगी। आपने कहा पावर माइनस होगी, कौन से वाली? 5 से 2 जाएगा,
आपने 5 से 2 घटा के बोल दिया कि 3 आएगी। दोनों की बात इन्होंने एक ही कही है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कोई रूल है क्या ऐसा? क्या रूल है? कि जो बटे में होती है ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ये एक्चुअल में माइनस क्यों हुआ? मैं 2 की जगह इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। आपने कहा माइनस हुआ, माइनस क्यों हुआ बताऊं कैसे? ये 2 की 5 लिखा है मैंने, 2 की 5 किसके बराबर है? अभी हमने पढ़ा है कि 2 की 2 और 2 की, मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, 2 की 2 इंटू 2 की 3, तो ये तो कट ही जाएगा। पीछे कितना बचा? 2 की 3। यानी कि जब बटे में संख्या होती है तो पावर क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। अब आते हैं असली बात पे। अब अगर यहां पे 2 की पावर 5 है और बटे में भी मैंने कर दिया 2 की पावर 5, अब 2 की पावर कितनी होगी यहां पे? जब मैंने ऊपर 5 था नीचे 2 था तो आपने कहा जी 2 की पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। क्यों? क्योंकि आपने कहा जी घटा दी मैंने। तो अब बताओ घटा के कितनी आएगी 2 की पावर? 0। कितनी आएगी? 0। आ गया ये वाला? आ गया ना? अच्छा अब यहां पे बताओ कि अगर हम अगर ये नहीं करते तो हम इसको काट भी तो सकते हैं। एक बार गया, ऐसे गया ना कि 2 की पावर अगर यहां पे 2 लिखा होता और इंसान बनाओ 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये कितना होता है? 2 की पावर 2 4, ये कितना होता है? 4 और 4 एकम 4। क्या आंसर आया? 1। और इसी का मतलब क्या हुआ? इसका आंसर भी क्या आएगा? 1। इसीलिए जब किसी संख्या की पावर 0 होती है वो इसीलिए उसका आंसर 1 आता है, क्योंकि 0 होने का मतलब ही ये है कि उतना ही ऊपर और उतना ही नीचे है, तो ये दोनों कट जाती हैं। तो हमेशा क्या आता है उसमें? 1 आता है। 10वीं में गणित कभी ऐसे सीखा है किसी ने?